गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग वसा या लिपिड के बारे में पढ़ेंगे। वसा के बारे में हम 2 पॉइंट्स आज कवर करेंगे। एक तो वसा का रासायनिक संगठन यानी कि केमिकल स्ट्रक्चर, और दूसरा वसीय अम्लों का वर्गीकरण। जब हम बात करते हैं वसा के रासायनिक संगठन की, तो वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने कार्बनिक अणु है। कैसे अणु है? कार्बनिक अणु। कार्बनिक अणु वो अणु होते हैं जिनमें कार्बन उपस्थित होती है। वसाओं की ये खासियत होती है कि जहाँ हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में होती है, वहीं वसा में ये अनुपात 2:1 में नहीं होता, बल्कि ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में होती है और कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जिसको मैंने यहाँ भी शो करा है। चूँकि वसाओं में कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मुकाबले ज़्यादा मात्रा में है, इसीलिए वसा ऊर्जा के शांत स्रोत भी कहे जाते हैं, यानी कि वसाओं से ऊर्जा की प्राप्ति ज़्यादा मात्रा में होती है। जहाँ 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, वहीं 1 ग्राम वसा के जल अपघटन से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी कारण वसा ऊर्जा के शांत स्रोत भी कहे जाते हैं। हम बात करें वसा की भौतिक विशेषताओं की, तो वसा जो होती है, वसा या लिपिड, हमने दोनों चीज़ साथ में ली है, क्योंकि लिपिड जो है वो वसा के जैसे ही अवयव है, लेकिन उनकी रासायनिक संरचना थोड़ी सी भिन्न है। वसा और लिपिड दोनों ही प्रकार के जो यौगिक हैं वो जल में घुलते नहीं हैं, देखने में चिकने होते हैं, महसूस करने में, और जो पेट्रोलियम में घुलने वाले अवयव या पेट्रोल, ईथर, बेंजीन, इनमें ये घुलनशील होते हैं, और इसीलिए इस प्रकार के यौगिकों को हम वसा या लिपिड कहते हैं। वसा कैसे बनी है? वसा जल अपघटन या पाचन के पश्चात ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों में टूट जाती है। ग्लिसरॉल एक 3 कार्बन वाला अल्कोहल है, 3 कार्बन वाला अल्कोहल है, जो कि 3 वसीय अम्लों के साथ ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से जुड़ता है। अभी मैं आपको बॉन्ड बना के बताऊंगी। तो आप ये देख रहे हैं, ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल 3 कार्बन का अल्कोहल। ग्लिसरॉल के साथ जब 3 वसीय अम्ल, ये पहला वसीय अम्ल 1, वसीय अम्ल 2, वसीय अम्ल 3, ये तीनों वसीय अम्ल समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। यहाँ मैंने तीनों वसीय अम्ल अलग अलग तरह के लिए हैं। ये आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 C4 वाला वसीय अम्ल है, जिसको हम ब्यूटायरिक अम्ल कहते हैं। ये 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16 C16 का वसीय अम्ल है, जिसमें एक डबल बॉन्ड है, इसको हम पामिटोलिक वसीय अम्ल कहते हैं। और ये C18 का वसीय अम्ल है, जिसमें 2 डबल बॉन्ड है, जिसे हम लिनोलिक वसीय अम्ल भी कहते हैं। तो तीनों वसीय अम्ल इसमें अलग अलग है। ये तीनों वसीय अम्ल समान भी हो सकते हैं और अलग अलग। जब ये वसीय अम्ल जुड़ते हैं, तो ये आप इसका वसीय अम्ल का सूत्र देख सकते हैं। कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड जुड़ते हैं, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े और दूसरी तरफ से कार्बन जुड़ा है। और इस प्रकार जो वसीय अम्ल हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन के ओइक अम्ल हैं। COOH इज ओइक अम्ल। जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो एक पानी का मॉलिक्यूल H2O बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है? H2O। इस प्रकार से ये 3 जगह बंध बनाएगा और 3 पानी के अणु बाहर निकलेंगे। 3 पानी के अणु जब ये बाहर निकलेंगे, तो निकलने के पश्चात जब इनका बॉन्ड बनेगा, तो वो बॉन्ड हो जाएगा COO। ये CO यहाँ पे बचा, और ये ग्लिसरॉल का सेकेंड नंबर का कार्बन, ये CO, और ये ग्लिसरॉल का तीसरे नंबर का कार्बन, और ये CO। तो इस प्रकार से ये जो बॉन्ड बना, ये आप देख रहे हैं COO। इसको हम ग्लिसराइड बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लिसराइड बॉन्ड। अगर इसको जब शॉर्ट में करके लिखते हैं तो ये इस तरह से बनता है। ये देखिए, मैं नीचे बता रही हूँ, CH2O, CHO, CH2O। इसके साथ जब वापस ये दूसरा कार्बन का
ये CO बचा, ये जो दिखा है यहाँ पे COO, इसको इस तरह से दिखाते हैं, ये एक, ये दो और ये तीसरा, 3 ग्लिसराइड बॉन्ड जुड़ते हैं और तब जाकर जो अणु बनता है उसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड। चूंकि एक ग्लिसरॉल के साथ 3 वसी अम्ल जुड़ रहे हैं इसलिए ट्राइग्लिसराइड बोला। अगर एक ग्लिसरॉल के साथ 2 ग्लिसराइड बॉन्ड बनते हुए अणु बनता है तो उसको डाइग्लिसराइड कहते हैं, और एक ग्लिसरॉल के साथ केवल एक वसी अम्ल ग्लिसराइड बॉन्ड से जुड़ता है तो हम उसको मोनोग्लिसराइड कहते हैं। इस प्रकार से ये वसा का रासायनिक संगठन सिंपलेस्ट वसा हमने देखी। इसमें जो वसी अम्ल मैंने आपको बताया, मैंने भिन्न भिन्न वसी अम्ल लिए हैं। वसी अम्लों को हम 2 भागों में बांटते हैं, संतृप्त वसी अम्ल और असंतृप्त वसी अम्ल। संतृप्त वसी अम्ल का मतलब है कि इस वसी अम्ल में कार्बन श्रृंखला पूरी तरह से संतृप्त है, उसके सारे बॉन्ड पूर्णतया भरे हुए हैं और उसमें और कहीं भी हाइड्रोजन के आने की गुंजाइश नहीं है। इसके मैंने 2-3 उदाहरण लिखे हैं। C18 यानी स्टेरिक अम्ल, C16 पामिटिक अम्ल, C4 ब्यूटाइलिक अम्ल और C10 कैप्रिलिक अम्ल। ज़्यादातर जो संतृप्त वसी अम्ल होते हैं वो छोटी श्रृंखला के होते हैं। असंतृप्त वसी अम्ल, जब किसी वसी अम्ल की श्रृंखला में एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड आ जाएं तब हम उसे असंतृप्त वसी अम्ल कहते हैं। इसको भी हम पुनः 2 भागों में बांटते हैं, MUFA मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, PUFA पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब है इसमें एक कार्बन श्रृंखला में एक डबल बॉन्ड उपस्थित है। यहाँ देखिए इसमें ये एक डबल बॉन्ड उपस्थित है और इसकी जो कार्बन श्रृंखला की लंबाई है वो C16 है, तो इसका नाम हो गया पामिटोलिक अम्ल। असंतृप्तता को दर्शाने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं, C के साथ नंबर ऑफ कार्बन आइटम, जैसे C18:1 अगर लिखा तो इसके कार्बन श्रृंखला की लंबाई है 18 कार्बन इसमें है और एक डबल बॉन्ड है और इसका नाम बना ओलिक अम्ल। जब ये सैचुरेटेड था तो ये था स्टीरिक अम्ल और जब इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया तो ये बन गया ओलिक अम्ल। इसी तरह से C16 की कार्बन श्रृंखला का संतृप्त वसी अम्ल है पामिटिक अम्ल और इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया तो पामिटोलिक अम्ल, जिसको मैंने खोलकर इस तरह से दिखाया है। जब हम बात करते हैं पॉली अनसैचुरेटेड वसी अम्ल की, तो वसी अम्ल की श्रृंखला में एक से अधिक स्थानों पर डबल बॉन्ड होते हैं। यहाँ देखिए ये C18 का एक वसी अम्ल दिखाया है जिसमें 2 डबल बॉन्ड है, 2 जगह पे डबल बॉन्ड है, तो इसको हमने लिख दिया C18:2 और इसका नाम हो गया लिनोलिक अम्ल। लिनोलिक अम्ल आप देखिए कैसे बना, C18 संतृप्त था स्टीरिक अम्ल, C18:1 एक जगह डबल बॉन्ड आया मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ओलिक अम्ल और C18:2 लिनोलिक अम्ल। तो ये जो उदाहरण है जो इस ट्राइग्लिसराइड में जुड़ा है ये लिनोलिक अम्ल है, वसी अम्ल। हम और अगर आगे बढ़े, अगर डबल बॉन्ड 3 हो जाएं तो लिनोलिनिक अम्ल। इसी तरह से कार्बन श्रृंखला अगर लंबी होती हुई C20 20 कार्बन के अणु हैं और 4 डबल बॉन्ड है तो एराकिडोनिक अम्ल। आप सोच रहे होंगे कि पूफा के अंतर्गत मैंने ये विशेष रूप से 3 ही वसी अम्ल C18:2, C18:3 और C20:4 का ही नाम लिखा। क्यों? क्योंकि लिनोलिक, लिनोलिनिक और एराकिडोनिक ये तीनों जो वसी अम्ल हैं इन्हें हम आवश्यक वसी अम्ल भी कहते हैं, कारण कि ये वो वसी अम्ल हैं जिनको शरीर में प्राप्त करने के लिए हमें केवल और केवल भोजन पर निर्भर रहना पड़ता है। इनकी प्राप्ति या इनका निर्माण शरीर के अंदर, शरीर के भीतर नहीं हो सकता उपापचय के दौरान, इसलिए इन्हें आवश्यक वसी अम्ल भी कहते हैं। और आपको इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये तीनों ही वसी अम्ल जो हैं लिनोलिक, लिनोलिनिक और एराकिडोनिक, इनको एसेंशियल फैटी एसिड अर्थात आवश्यक वसी अम्ल भी कहते हैं। आज के अध्ययन सत्र में हमने वसाओं की रासायनिक संगठन, रासायनिक संरचना और वसी अम्लों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा कि वसी अम्ल किस किस तरह से होते हैं। आपको घर पर इनको खूब अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, जिससे अगले अध्ययन सत्र में हम वसाओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे।